तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को जो यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैथ्सिनी था। इसको आप लोग याद रखिएगा। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैथ्सिनी था। ठीक है, आगे देखिए, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय कितना बार पूछा गया है, लगातार ये पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको जो है जरूर याद रखिएगा। ऑटो वान बिस्मार्क, ऑटो वान बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। तो ये जो है दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं, जर्मनी का एकीकरण और फिर जो है ये क्या है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मैथ्सिनी और जर्मनी का एकीकरण कौन था? तो ऑटो वान बिस्मार्क। इसको याद रखिएगा। इसके बाद से नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध आपका फ्रांस से था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। तो इटली का एकीकरण भी याद रखिएगा, जिउसेप्पे गैरिबाल्डी ने किया गया था, के नेतृत्व में किया गया था। और यहाँ पे देखिए 2020, 24, 25 में 3 साल लगातार पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पराजय हो गया था। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। देखिए 2022, 23, 24, 25 लगातार पूछा है, तो जर्मनी से था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5, निम्न में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2022, 23, 24, 25 में लगातार पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये है मैटरनिख। इसको भी याद रखिएगा, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। कई बार पूछा गया है, 20, 22, 23, 22, फिर 23, 24, 25। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कई तरह से जो है पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इन सबको देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद से इसको याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड में घटित हुआ था। तो चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था यहाँ। तो चौरी चौरा कांड 1922 में घटित हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2022, 23, 24, 25 में लगातार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि महामंदी का प्रारंभ में हुआ या आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ, या विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी। बहुत बार पूछा गया, देख सकते हैं 20, 22, 23, 24, 25 में कई बार पूछा गया है। तो ये 1929 में बहुत बड़ी महामंदी आई हुई थी। इसके बाद से अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था। रिंडरपेस्ट क्या था। तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट एक बीमारी था। क्या था? एक बीमारी था, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था, या आर्थिक महामंदी का प्रथम कारण क्या था। तो आर्थिक महामंदी का कारण यही था, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। 2023, 24, 25 में लगातार पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन है कि उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो गुलामगिरी का लेखक यह कह रहा है कि गुलामगिरी किसकी रचना है। तो गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फूले की रचना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ये भी कई बार पूछा गया है, 20, 22, 24, 25 में, तो इसको भी याद रखिएगा। अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा या कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त
मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है तो काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी याद रखिएगा। आगे देखिए, किस राज्य या प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? तो सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? तो उत्तराखंड में की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल या खरीफ की फसल जरूर पूछता है। तो रबी की फसल जो है आपका गेहूँ, चना, ठीक है, ये रबी के फसल है, क्योंकि जो गर्मी में होता है वो रबी का फसल होता है और इनकी बुआई जो है जाड़े में होती है। ठीक है, इस समय जो बोया जा रहा है वह जो है खरीफ का फसल कहलाएगा और जो ठंडी में बोया जाता है वो रबी का फसल कहलाएगा। तो चना और गेहूं ये जो है रबी के फसल होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसलें जो ढेरी बनाता है, जैसे कि मटर हो गया, दालें हो गई, ये सब क्या होती हैं? फलीदार फसलें होती हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल कहलाती है? तो तरबूज क्या है? जायद फसल है, पसर के फैलने वाला जायद फसल कहलाते हैं। ठीक है, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक। याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर तक रबी की फसल बोई जाती है, यानी कि गेहूं का फसल जो है अक्टूबर से शुरू होता है और दिसंबर तक बोया जाता है। ठीक है, तो ये रबी की फसलें हैं। इसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो जूट जो है क्या होता है? एक रेशेदार फसल होता है जूट, जिसको अपने देहात में सनई भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कोयला है। परंपरागत का मतलब जो सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से खनिज आधारभूत है या निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो आधारभूत खनिज यहाँ पे लौह अयस्क होगा। आधारभूत खनिज क्या होगा? तो लौह अयस्क होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो आभरक जो है क्या होता है? अधात्विक खनिज होता है। इसके बाद से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है या निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा प्राकृतिक गैसें होती हैं, ये परंपरागत ऊर्जा होती है। इसके बाद से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है? तो तांबा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश है आपका। मध्य प्रदेश तांबा, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश तांबा का उत्पादक क्षेत्र है। आगे देखिए, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये होगा सामुदायिक सरकार। अगला प्रश्न, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देख सकते हैं, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो बहुसंख्यक वर्ग आपका सिहली है, इसकी संख्या ज़्यादा है। इसके बाद से आगे देखिए, अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में संघीय राज्य 28 हैं, आज भी 28 ही है संघीय राज्य। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो संघात्मक शासन श्रीलंका में नहीं है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी को लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो व्यापार राज्य सूची का विषय है। व्यापार किसका है? तो राज्य सूची का विषय है। आगे देखिए,